हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोगों के चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग का 4th पीरियड है। अभी इसके अलावा एक पीरियड और लगेगा, तब जाके चैप्टर कंप्लीट होगा। आज बच्चों को मिलाकर के मैं इस चैप्टर से रिलेटेड छोटी छोटी 5 चीजें बताऊंगा। पांचों ही चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में कोई न कोई क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इन 5 पॉइंट में से जरूर बनते हैं। इनको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करेंगे। पहले पिछले लेसन हम लोगों ने किया था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। मैटर के ऊपर जब प्रेशर लगाएंगे आप, तो प्रेशर लगाने से क्या होगा? मॉलिक्यूल विल कम क्लोजर, पास 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 आते जाएंगे। और वो मॉलिक्यूल अगर इतना नजदीक आ गए कि वो लिक्विड स्टेट के लिए तैयार हो गए, तो द मैटर विल चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। और अगर ज्यादा प्रेशर लगा देंगे कि एकदम बिल्कुल क्लोजली पैक हो गए, दे विल चेंज इनटू द सॉलिड। यानी प्रेशर का उल्टा इफेक्ट, हीट का उल्टा। हीट में देखा आपने, हीट में सॉलिड है, आप उसको हीट करोगे, मॉलिक्यूल धीरे धीरे वाइब्रेट होते होते दूर चले जाएंगे। दूर गए तो वो किस में बदल जाएगा? लिक्विड में। लिक्विड को और गर्म करोगे और उसको इतनी काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, एक दूसरे का साथ छोड़ करके हवा में उड़ने लग जाए मॉलिक्यूल। यानी इतना टेम्परेचर मिल जाए कि उनके दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ब्रेकअप हो जाए। तो क्या करेंगे? एक दूसरे का साथ छोड़ करके दे विल फ्लाई इन द स्काई, हवा में उड़ेंगे मॉलिक्यूल, तो गैस में बदल जाएगा। जबकि प्रेशर में उल्टा है। प्रेशर में अगर आप बढ़ाते हो, गैस के प्रेशर को बढ़ाते हो, तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे। तो इट विल फर्स्ट चेंज इनटू लिक्विड। और प्रेशर बढ़ाओगे, देन इट विल चेंज इनटू द सॉलिड। आपने 2 एग्जांपल दे रहा हूं इसका मैं। फर्स्ट केस है एलपीजी। इसका फुल फॉर्म पहले बता चुके हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। देखिए, यो तो ये गैस है एलपीजी, लेकिन एल लगा जाए तो लिक्विड हो गई। जब ये निकलती है बन करके तो गैस फॉर्म में रहती है। लेकिन जब इसको बहुत प्रेशर दे करके सिलेंडर में दबा दबा के प्रेशर से भरा जाता है, देन इट चेंज इनटू द लिक्विड। क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच की जगह बहुत कम हो जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम हो जाता है। इससे गैस से किस में बदल जाएंगे? लिक्विड में। तो हमारे घरों पे जो सिलेंडर आता है एलपीजी का, उसमें लिक्विड स्टेट में गैस होती है। जैसे ही रेगुलेटर का नॉब खोलते हैं हम लोग, तो प्रेशर कम होता है, तो ऊपर की लिक्विड जो है गैस फटाफट गैस में चेंज होकर के बाहर चूल्हे तक आती है, बर्नर तक। ये बात हो गई लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और प्रेशर से ही भरा जाता है सीएनजी को, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यहां पर भी कंप्रेस करके भरते हैं, लेकिन वो गैस इतना क्लोजर नहीं आ पाती है कि वो लिक्विड में चेंज हो जाए। यहां सिलेंडर में वो गैस स्टेट में ही रहती है। ये दोनों पॉइंट आप करेंगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट हम बात कर रहे हैं ड्राई आइस। अक्सर पूछा जाता है ड्राई आइस। ड्राई आइस है बच्चों सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2। इट्स कॉल्ड ड्राई आइस। और इसका यूज कहां करते हैं? रेफ्रिजरेशन में। इट इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन, यानी कूलिंग के लिए। कारण कि CO2 का नेचर है, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। जहां से भी हीट को एब्जॉर्ब करेगा, वहां ये कूलिंग इफेक्ट छोड़ता है। तो बच्चों, CO2 सॉलिड फॉर्म में कब आएगी? जो हवा की हमारे CO2 है, CO2 प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर,
is brought under the high pressure and cooling भी करें, प्रेशर भी लगाएं, then it will change directly solid form from the gas state. It will not come in liquid state. That's why it is known as dry ice. देखने में आइस के जैसी दिखती है लेकिन वो गीली नहीं होती है, ड्राई होती है, इसलिए नाम रखा गया ड्राई आइस. और यानी CO2 never come in the liquid states. That's why its solid form is known as dry ice. और इसका यूज कहाँ कर रहे हैं? रेफ्रिजरेशन में. और हवा के एटमॉस्फेयर को ड्राई आइस में कैसे बदलोगे? बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड कूलिंग. यानी CO2 बनती कैसे है? It is produced by applying pressure and कूलिंग. कूलिंग भी करेंगे तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी, तो मॉलिक्यूल पास आएंगे और उस सॉलिड में चेंज हो जाएंगे. तो बच्चों ड्राई आइस के बारे में 3 बातें बताएं. ड्राई आइस है क्या? सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2. यूज कहाँ करते हैं? इट इज यूज इन रेफ्रिजरेशन यानी कूलिंग के लिए. और इट इज प्रोड्यूस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड कूलिंग. ये प्रेशर का इफेक्ट चल रहा है अभी तक, ये सब बातें. अब अपन बात कर रहे हैं कि ये प्रेशर जो है और टेम्परेचर, 2 फैक्टर हमने देखा. ये दोनों फैक्टर स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. तीसरी बात करेंगे हम लोग. थर्ड पॉइंट, फैक्टर्स responsible for state of matter. ये भी पूछा जाता है कई बार, भाई ये हाफ ईयरली के एग्जाम में केवी के पेपर में आया था कि वो कौन से फैक्टर हैं जो कि मैटर के स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. बच्चों डायरेक्ट अगर फैक्टर हम लोग देखते हैं तो है IMS, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. बहुत कम स्पेस है सॉलिड, थोड़ी ज्यादा है लिक्विड, और ज्यादा है तो गैस. नंबर 2 IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो वो सॉलिड. और कम हो गया थोड़ा तो थोड़ा मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए, लिक्विड. और थोड़ा कम हो गया तो ये गैस. और इसके अलावा थर्ड है काइनेटिक एनर्जी. मोर काइनेटिक एनर्जी होगी तो गैस फॉर्म में होगी, उससे कम हो गई तो लिक्विड हो गया, और सबसे कम हो गई काइनेटिक एनर्जी तो सॉलिड. लेकिन इन तीनों फैक्टर्स को कंट्रोल कौन करता है? दीज 3 फैक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर. टेम्परेचर बढ़ाएंगे IMS बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी यानी मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, IMS बढ़ेगा, IMS बढ़ेगा यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेकअप होगा, खत्म होगा. तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस. सेम वही प्रेशर की बात है. प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, अपोजिट है दूसरे के. ये बच्चों फैक्टर्स को भी आपको ध्यान रखना है. अब एक बात कर रहा हूं मैं, फार्मूला. एक और ऐसा ही यूनिट ऑफ प्रेशर. चौथा हो जाएगा ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर. 5वां हो जाएगा आपका ये भी 1 नंबर का पूछ लिया जाता कई बार. एज पास्कल. पास्कल जो है
इसको शॉर्ट में पी से डिनोट कर सकते हैं। इट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो कॉमन यूनिट क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये इसकी कॉमन यूनिट हो गई। अब एसआई यूनिट और कॉमन यूनिट में रिलेशन क्या है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर is equal to 1.01 into 10 पावर 5 पास्कल। इतने पास्कल के बराबर होता है, यानी पास्कल छोटा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बड़ा है। ठीक, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। पांचवी बात, छठी में बात करते हैं फार्मूला। रिलेशनशिप बिटवीन Kelvin and degree Celsius। केल्विन क्या है? एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की एसआई यूनिट, और डिग्री सेल्सियस कॉमन यूनिट। ये कॉमन यूनिट हो गई टेम्परेचर की, और ये हो गई एसआई यूनिट। दोनों में रिलेशन क्या बच्चों? इन दोनों का रिलेशन निकालना है तो आपका केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। इससे आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल समझा दूं, मान लो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। हम केल्विन में चाहते हैं, केल्विन में चाहते थे, यहां रख दीजिए 37, दोनों को प्लस कर दीजिए, आ जाएगा। यानी हो जाएगा बराबर 37 प्लस 273 इज इक्वल टू 10 कैरी 1 10 कैरी 1 11 और ये 310 केल्विन आ गया आपके बॉडी का टेम्परेचर। अब अगर आप डिग्री सेल्सियस निकालना चाहते हैं तो देखें डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इसको ये रहने दो, इसको 273 को इधर ला दो, तो माइनस का हो जाएगा, यानी केल्विन माइनस 273। तो ये केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए फार्मूला यूज करेंगे। केल्विन गिवन तो यहां रख दें, इसमें से वैल्यू माइनस हो जाएगी तो आ जाएगा आंसर। और आपको डिग्री सेल्सियस दिया तो यहां रख दें, केल्विन निकल जाएगा। ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने बच्चों, बड़े इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एनसीईआरटी के बुक में भी क्वेश्चन है और हर एग्जाम में इसलिए पूछा जाता है कि हर कमजोर बच्चा भी इसको कर ले। बच्चों ये छोटे छोटे 6 टॉपिक किया हमने, एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द लेटेंट हीट। आज जो मैं ले रहा हूं टॉपिक भले छोटे छोटे हैं लेकिन बड़े आईएमपी हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम 7वें पॉइंट की बात कर रहे हैं, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है इसको अब हम लोग समझेंगे थोड़ा। बच्चों लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छिपा हुआ। लेटेंट का मतलब हिडन। तो अब हम इसकी बात करते हैं, लेटेंट का मतलब। पहले देखो, अगर आप एक बीकर में आइस रख लो और इसमें एक थर्मामीटर लगा लो, ये क्या हो गया? थर्मामीटर। और ये आइस। आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री
सेल्सियस। आज कितने डिग्री पे? 0 डिग्री पे। अब आप इसको हीट करें, आप लैंप से हीट करें। तो बच्चों, लैंप से जब आप हीट करोगे तो टेम्परेचर इसका राइज नहीं होगा। टेम्परेचर इसका राइज नहीं होगा। कब तक राइज नहीं होगा? टिल होल सारा जो है लिक्विड में ना चेंज हो जाए। और यहाँ जो हमारा वाटर है इसका भी टेम्परेचर कितना है? ये वाटर है, क्या है? वाटर। ये वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसका मतलब आप देखें अगर, तो ये वाटर भी 0 डिग्री पे, आइस भी 0 डिग्री पे। आप इसको हीट कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। यहां पर भी ये टेम्परेचर थर्मामीटर आपका 0 ही शो करेगा। कितना दिखाएगा ये? 0 डिग्री। तो बच्चों, अगर हीट दे रहे हैं तो जा कहां रही है? दिस हीट इज चेंज इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। चूंकि ये हीट टेम्परेचर पे, थर्मामीटर पे दिखाई नहीं देती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हिडन हीट, छिपी हुई हीट, यानी लेटेंट हीट। अब अगर आप इसको और गर्म करोगे, हीट करोगे, तब इसका टेम्परेचर राइज होना शुरू होगा। अब इसको अगर और गर्म करोगे तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब इसको आप अगर हीट करते जाएंगे, इसी लिक्विड को लिया मैंने, यहां जो है हीट करें आप, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीजिंग टेम्परेचर। यहां से यहां तक जाने में टेम्परेचर बढ़ रहा है। और ये पानी मान लीजिए बॉयल होना शुरू हो गया 100 डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब पानी ऑयल स्टीम में चेंज हो रहा है बच्चों, लेकिन अब इसके बाद यहां टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन टेम्परेचर टिल होल द लिक्विड कन्वर्टेड इनटू द गैस। अब यहां जो स्टीम निकल रही है, इस स्टीम का भी टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम। और यहां जो वाटर है, ये वाटर जो है ये भी 100 डिग्री सेल्सियस। तो पानी जो हम दे रहे हैं खोल रहा है, लेकिन न तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है न तो स्टीम का। तो वाटर को जब हम हीट दे रहे हैं, जा कहां रही है? इट इज चेंज इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम मॉलिक्यूल। स्टीम के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी में बदलती जा रही है, यानी यहां पर भी हीट हिडन हो गई। इस हिडन हीट को हम बोलेंगे, देखिए इस वाले हिडन हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। चूंकि पिघल रहा है ये, बोलेंगे इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और यहां पर कहलाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो जो लेटेंट हीट लिक्विड से गैस में बदलने में यूज हो रही है, दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और जो लेटेंट हीट सॉलिड से लिक्विड बदलने में यूज हो रही है, दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये दोनों में अंतर है। यहां पर ये जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है और ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब इनकी जरा डिफाइन देखते हैं। यानी लेटेंट हीट किस काम में आ रही है? टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। ये जो आ रही है लेटेंट हीट काम है सॉलिड टू लिक्विड, और ये जो लेटेंट हीट काम आ रही है किस काम है? लिक्विड टू
गैस। अब थोड़ा डिफाइन देखते हैं, यानी लेटेंट हीट का यूज क्या हो गया। लेटेंट हीट इज यूज टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। तो पहले हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पहले इसकी डिफाइन देखते हैं, क्या हो गया। अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to change solid into liquid. Amount of heat required to change 1 kg सॉलिड कर लो। सॉलिड का अमाउंट वैल्यू लेना फिक्स है यहाँ पर हमको, नहीं तो हीट की वैल्यू फिक्स कैसे पता कैसे चलेगी। 1 kg सॉलिड into liquid at constant temperature। टेम्परेचर फिक्स रहेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, एंड प्रेशर, प्रेशर भी फिक्स रहेगा। इस कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg solid into liquid at constant temperature and pressure is called latent heat of fusion। बच्चों सेम ऐसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सेम डिफाइन लिखना, आपको सेम लिखना है, बस यहाँ सॉलिड की जगह लिक्विड हो जाएगा और लिक्विड की जगह गैस हो जाएगा, बाकी सब वही चला जाएगा। लिख लो फिर से, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg liquid into gas at constant temperature and pressure is called latent heat of vaporization। बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, अब आ गई लेटेंट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो कॉमन दोनों की एक डिफाइन मिला करके लिख देते हैं। लेटेंट हीट कौन सी है? ऐसी हीट जो मैटर के स्टेट को चेंज करने में यूज होती है। दोनों को मिला के लिख दें। थर्ड पॉइंट हो गया, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट ऑफ मैटर एट constant temperature and pressure is called latent heat। क्या लेटेंट हीट दोनों के लिए मिला के कॉमन डेफिनेशन हो गई। बच्चों में लेटेंट हीट की बात हो गई। अब थोड़ा सा यहीं पे इनसे रिलेटेड दो ग्राफ एक समझ लें, फिर दो क्वेश्चन बताऊंगा आपको मैं, बहुत ही आईएमपी हैं। अब हम लोग ये एग्जाम में आया हुआ एक बार का भी कॉन्वेंट स्कूल के पेपर में आया था, मैंने देखा था कि दोनों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम लोग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन।
मान लीजिए ग्राफ है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यहाँ पे हम टाइम को शो करेंगे, यहाँ पे हम टेम्परेचर को शो करेंगे। यहाँ मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। पानी को आपने हीट करना शुरू किया, यहां से ये यहां तक पहुंचा, तब ये सॉलिड से किसमें चेंज हो गया? लिक्विड में। सॉलिड टू नो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, यानी यहां पर क्या हो रहा है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब यहां से अगर गर्म करते हो तो ग्राफ धीरे 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 बढ़ता है। मान लीजिए यहां 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया जैसे ही, तो एकदम से नो राइज इन टेम्परेचर। यहां क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट। यहां पर टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। यहां लिख देते हैं कांस्टेंट और यहां पर भी अब क्या हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने पे नो चेंज इन टेम्परेचर, ये कहलाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइज। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहां पर क्या हो रहा है? लिक्विड जो है गैस में चेंज हो रही है। यहां पे कोई चेंज नहीं है, केवल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 0 से 100 तक। यहां पर फिर भी 0 डिग्री सेल्सियस बना हुआ टेम्परेचर। तो इसको ग्राफ से भी शो कर सकते हैं हम लोग इस तरह से, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत आईएमपी है। अब जो 2 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं वो बड़े आईएमपी हैं बच्चों। क्वेश्चन ये बनता है, विच वन इज बेटर फॉर कूलिंग? कूलिंग के लिए कौन सा बेटर है? आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस और वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, एंड वाई? और है तो क्यों बेटर? पानी भी 0 डिग्री पर है, आइस भी 0 डिग्री पर। हमको कहीं कूलिंग करना है तो ज्यादा अच्छा कौन होगा? आइस होगा ज्यादा अच्छा, क्योंकि आइस के अंदर लेटेंट हीट नहीं है। इट विल एब्जॉर्ब हीट विद ए फास्ट रेट, फटाफट एब्जॉर्ब करेगी। जबकि वाटर के अंदर टेम्परेचर भले उतना है लेकिन उसके अंदर लेटेंट हीट है, ये भी कूलिंग करेगी लेकिन स्लो करेगी, धीरे धीरे हीट को एब्जॉर्ब करेगी। इसमें इसका आंसर लिखेंगे, आइस इज बेटर बिकॉज इट हैज नो लेटेंट हीट, while water at 0 degree Celsius has latent heat of फ्यूजन। उसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, इसलिए वो उसका जो हीट एब्जॉर्ब करने का रेट है इट विल बी स्लो। Ice is better because it has no latent heat, while water at 0 degree Celsius has latent heat of fusion. इसलिए आइस क्या करेगा? फास्ट कूलिंग करेगा। आइस विल
ice will cause fast cooling. So ice causes fast कूलिंग। आइस जो फास्ट कूलिंग करेगा। अब क्लियर हो गई बात, सब बातें मैंने लिख दिया इसमें। इसके आंसर में एक तो ये बताना पड़ेगा कि कौन बेटर है और क्यों बेटर है। लेटेंट हीट की बात करनी पड़ेगी और लेटेंट हीट की वजह से क्या हो रहा है, कूलिंग उसकी फास्ट हो रही है। सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन और बनता है बच्चों, जो बड़ा IMP एग्जाम में बार बार पूछा जाता है बच्चों से, वो ये है, विच वन इज बेटर फॉर या विच वन कॉजेज सीवियर कूलिंग। विच वन कॉजेज सीवियर, सीवियर मतलब खतरनाक, ज्यादा, सीवियर बर्न। कौन ज्यादा जलाएगा, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस और स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, एंड वाई, और क्यों। सेम आप सोचो, स्टीम में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन नहीं है, सॉरी स्टीम में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, इससे इसके पास गर्मी ज्यादा है तो बर्न ज्यादा करेगा, जलाएगा ज्यादा, जबकि वाटर में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन नहीं है, इससे जलाएगा वो भी लेकिन कम जलाएगा। वही बात लिख दीजिए, स्टीम causes severe burn because it has latent heat of vaporization, while water does not have latent heat। चूंकि स्टीम में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, एक्स्ट्रा हीट है, इसलिए वो ज्यादा जलाएगी, जबकि वाटर में एक्स्ट्रा हीट नहीं है। तो बच्चों आज हम लोगों ने ये कुल मिलाकर छोटे छोटे 7 पॉइंट्स किए हैं। आज ये कंप्लीट होता है आपका टॉपिक। अब एक दिन का और ये लेसन बचा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवेपोरेशन। उसको कल हम लोग लेंगे। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।